नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। सरकार का गठन विधिवत पूर्वक संवैधानिक तरीके से हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। इसके प्रत्यक्षदर्शी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, नेता, अलायंस के लोग, राज्यों के मुख्यमंत्री। लेकिन बस बड़ी खबर इसमें यह है कि ये तो एक दिन पहले ही तय हो चुका था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के रूप में राजी होंगे कि नहीं होंगे। जब हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि शपथ ग्रहण के कुछ देर बाद, उससे 2 घंटे पहले तक भी मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा, एक सस्पेंस बना हुआ था कि एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। वो राजी होंगे नहीं होंगे। उनके अपने विधायक उनके निवास पे पहुंचे, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। तो कुछ ऐसी चीजें थी। अब चर्चा है कि क्या मंत्रालय को लेकर के गतिरोध रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कोई मंत्रालय को लेकर के किसी तरह का कोई गतिरोध रहेगा। वजह साफ है, जब आप शपथ ले चुके होते हैं तो आप सरकार का हिस्सा बन चुके हैं और ये कोई मायने नहीं रखता कि आप पोर्टफोलियो क्या मिलता है। चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजीव जैन साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब। राजीव जी, अब क्या लगता है, जो सस्पेंस बना हुआ था कि क्या गैर मराठा कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा? शिंदे और अजीत पवार एक मजबूत कड़ी, 168 मराठा विधायक जीतने के बाद बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि क्या गैर मराठा किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। फिर सस्पेंस आया कि शिंदे का क्या होगा, क्या शिंदे डिप्टी सीएम स्वीकार करेंगे? लेकिन अब क्या लगता है आपको कि सारा सस्पेंस दूर हो चुका है? हाँ, देखिए योगेंद्र जी, जो सबसे बड़ी जो है दोनों दलों के साथ थी, शिवसेना और भाजपा के साथ जो गतिरोध, जो जिनकी चर्चाएं थी, और संभवतः वो सही भी था। लेकिन अब जब शपथ हो गई है तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे तो विराम लग गया। अब मंत्रालयों के बंटवारे की बात है, वो तो अब शायद आपस में बैठ के तय कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार शपथ होने के बाद अब शिंदे भी आ गए। अब एकनाथ शिंदे, योगेंद्र जी आप देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संघर्षशील नेता है। ऐसा नहीं, एक ऑटो ड्राइवर से उनका कैरियर शुरू हुआ। ऑटो ड्राइवर के बाद वो श्रम संगठनों में सक्रिय हुए, फिर बाला साहब देवव्रत से जुड़े। उसके बाद आप देख लिए पिछला घटनाक्रम भी, उन्होंने अलग शिवसेना बनाई तो किस मजबूती से उन्होंने जो बाल ठाकरे की विरासत वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी, उसको किस बुरी तरह से पछाड़ दिया और मुख्यमंत्री का तक बने, 2.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे। तो एक ऑटो ड्राइवर से लेके वहां तक का सफर, उनका 25-30 साल का जो पीरियड है, तो वो उनके एक संघर्ष की कहानी तो कहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज वो इस स्थिति में डिप्टी सीएम भी बने हैं। तो राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है। तो निश्चित तौर पे जो आपका मूल सवाल था कि अब क्या स्थिति रहेगी, गतिरोध, बड़ा गतिरोध तो कहीं ना कहीं एक सुलझ गया है, जो भी है। और आप देखिए, शिंदे ने शपथ लेने के बाद बाला साहब ठाकरे का नाम दिया, उनका उद्घोष किया एक तरीके से, और साथ में भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संतुलन बनाए रखा अपनी चीजों में कि वो दोनों चीजों को साधते हुए चल रहे हैं। जो मूल शिवसेना के रूप में अपने आप को स्थापित करना, एक बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी खुद को साबित करना एक जनता के बीच में। अब उद्धव ठाकरे ठीक है, उनके पारिवारिक बाला साहब ठाकरे के रहे और सत्ता में भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन असली जो आम आदमी की जो शिवसेना जिसको कहा जा सकता है, जिसका महाराष्ट्र में एक जमाने में अच्छा प्रभाव था, बंबई, ठाणे वगैरह के जो इलाके हैं उसमें शिवसेना बहुत प्रभावी थी। और उस सब चीजों को प्रभावी बनाने में एकनाथ शिंदे की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए नेता रहे थे। उन्होंने उस बलबूते शिवसेना को बहुत आगे बढ़ाया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका फल भी एकनाथ शिंदे को मिला आने वाले समय में। अब वो क्या होता है, अब मंत्रालय की जहां तक बात है, तो अब ये 3 दलों का एक गठबंधन है, महायुति सरकार जो कहलाती है। और उस रूप में देखें तो अब मंत्रालय एक, मतलब जिसको कह सकते हैं राजनीति में अब छोटी चीज हो जाएगी, वो उसमें कहीं इतना बड़ा गतिरोध नहीं आएगा। अब भाजपा को भी लगेगा, हो सकता है बड़े मंत्रालय शिंदे को दे दिए जाए, अजीत पवार को दे दिए जाए,
लेकिन अब आप देखिए कि पूरे किस रूप में भाजपा ने एक जो जाजम बिछाई, एक वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में भी सामने आई चुनावों के बाद। जो जनादेश मिला वो एकदम क्लियर कट जनादेश जिसको कह सकते हैं। भाजपा यदि ज्यादा सीटों पे लड़ती तो अकेले ही बहुमत का भी आंकड़ा पार कर सकती थी, लेकिन जब सहयोगियों के साथ लड़ती है कोई पार्टी गठबंधन में, तो उसके बाद भी उनको संभालना पड़ता है। तो भाजपा ने बखूबी जिसको कह सकते हैं कि संभाल लिया। अब इस पूरे एपिसोड में हम देखें तो जो महाराष्ट्र के विपक्षी दल थे वो कहीं उनकी आवाज वो दबी जुबी जबान में ही कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहे, जो राजनीतिक आरोप विरोधी दल लगाते हैं किसी भी दल पे, तो वो उस रूप में लगाते रहे। कोई खास किसी रूप में उनको वो जिसको कह सकते हैं कि जो भाजपा को या जो सत्ता में गठबंधन आया उसको घेर नहीं पाए। तो ईवीएम या उस तरीके की चीजें जो एक चलने वाली चीजें नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट जनादेश के साथ महायुति की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ, जो महाराष्ट्र के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी एक जिसको कह सकते हैं गठबंधन को मिला, उसमें महायुति को ही मिला। और उन्होंने बखूबी अपने बीच में जो गतिरोध नतीजों के बाद जो था कि शिंदे बनेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब कुछ स्मूथली इस तरीके से समझा लिया। एकनाथ शिंदे मान तो गए थे ऐसा लग रहा था, लेकिन उनकी मनोबल वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उनसे बात करें, उनको मनाए। तो इसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने जो जानकारी आती है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो देवेंद्र फडणवीस का भी एक बड़प्पन रहा, वो लगातार शिंदे के संपर्क में रहे, उनसे चर्चा करते रहे, उनको मनाते रहे। लेकिन बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं जो एक चीज आई सामने कि वो ऊपर से कहीं आया, भाजपा की तरफ का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मान मनोबल से वो कहीं ना कहीं माने। उनको ये समझाया भी गया होगा कि देखो देवेंद्र फडणवीस को भी तुम्हारे साथ डिप्टी सीएम उस टाइम पे बनाया गया था, वो मान गए थे। वो मतलब हम यदि 2-2.5 साल पहले के उसमें जाएं तो फडणवीस भी बहुत नाराज हुए थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे डिप्टी सीएम बनने के लिए। लेकिन उस समय भी ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका फडणवीस के लिए थी कि उनको कहा गया कि नहीं आपको डिप्टी सीएम बनना है, जबकि फडणवीस तो 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। तो उनकी बड़ी वो थी, वो नहीं चाह रहे थे कि मैं डिप्टी सीएम बनूं एक समय में। लेकिन जब कहा गया पार्टी के, उन्होंने उस आदेश को माना। तो उसी रूप में एकनाथ शिंदे ने भी इस बार उनको इसी रूप में समझाया होगा कि फडणवीस भी डिप्टी सीएम बने और आपको भी अब ये भूमिका निभानी है। अब फडणवीस ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि वो उनकी एकनाथ शिंदे की जो भूमिका है वो पहले जैसी रहेगी, उनको पूरी तवज्जो दी जाएगी। अब ये सरकार बनी है, देखिए आगे आगे क्या होता है। जी योगेंद्र जी बिल्कुल। चलिए प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो सस्पेंस बना हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार के गठन में, वो दूर हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है? देखो योगेंद्र जी, सस्पेंस तो लगभग दूर ही था, क्योंकि अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की मजबूरी है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, अजीत पवार की मजबूरी है। शिंदे जी भी अगर मान लो यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते। अब उनकी मजबूरी बड़ी मजबूरी रही, उनको डिप्टी सीएम पद मिला, हो सकता है अच्छे महकमे मिल जाए। अब ये जो राजनीति में ये तो चलता ही है कि थोड़ा बहुत दबाव बना लें, क्या पता हो जाए। वो कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। जाहिर है कि उन्होंने एक बहुत बड़े शेर के मुंह से सत्ता जो पिछली बार निकाली थी, मतलब इंटरनेशनल शेर का मुंह से परिवार से उन्होंने टक्कर ली थी। ठाकरे परिवार छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि आर्थिक राजधानी जो देश की है मुंबई, वहां की जो सरकार है वहां बड़े औद्योगिक घरानों पर भी टिकी होती है। बड़े औद्योगिक घराने की अंगलियों पर भी वहां की राजनीति पूरी तरह से स्पष्ट रूप से चलती है, इसमें कोई बात नहीं। एक जमाना था जब माफिया का मुंबई में राज था, कि माफिया के इशारे पर वहां खेल होते थे, किस तरह से सरकार क्या बने, किसकी बने, कौन टक्कर लेगा, सारी चीजों का वो होता था। अब जो स्थिति है, अब जो हालात हैं, वो पूरी तरह से बड़े उद्योग घराने हो या जो आप समझ रहे होंगे, जो राहुल गांधी भी जिनकी बातें करते रहते हैं, तो इसमें उनकी भूमिका भी कोई कम नहीं है। और नितिन गडकरी को यूं ही नहीं टिक रहे। जो नितिन गडकरी के पास जो जीतते ही तीनों गए थे, फडणवीस जी और ये,
तो वहां जाने का भी मतलब कोई यूं ही नहीं था। और चूंकि नागपुर के नजदीक होने के कारण यहाँ संघ का भी पूरा वो होता है। वो अब शिंदे साहब ने दबाव दबाव जरूर बनाया, इसमें कोई दौरा नहीं था। लेकिन देखो, देखा जाए तो वास्तव में वो इस बार मुख्यमंत्री पद के हकदार तो थे भी नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें जीती हैं। जो एक आंकड़ा जो उनका है तो पूरे देश को दिख रहा था, राजनीतिक पंडितों को भी दिख रहा था। अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा वो कुछ करते भी तो नुकसान उनको ही होता, क्योंकि अगर वो सत्ता में नहीं बढ़ने देते या कोई इधर उधर की ऐसी मतलब समीकरण को अपने पक्ष में बैठाते तो वो कोई लंबा चलने वाला खेल तो था नहीं निश्चित रूप से, और बनता भी नहीं समीकरण, उतना आंकड़ा जाता भी नहीं। फिर एक परिवार जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा टक्कर ले रखी है, मुकाबला किया हुआ है, वहां फिर उनका बहुत उनको मुंह की खाने पड़ती। दूसरी, जनता में जो एक शिंदे की छवि बनी है वो एक हिंदू नेता के रूप में महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बनी है, असली शिवसेना के रूप में बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको वो दिया है। तो अब इस ने बहुत सही फैसला मेरे हिसाब से लिया है, और मुझे तो लगता नहीं कि भविष्य में भी वो मतलब इस अच्छे मौकों को मतलब अपने हाथ से छोड़ेंगे। देखिए, मतदाता ने बड़ा छप्पर फाड़ के अजीत पवार को भी दिया है, शिंदे को भी दिया है और बीजेपी को भी दिया है। अलायंस को अच्छी सीटें मिली। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि जब इतनी सीटें, क्योंकि 132 सीटें बीजेपी के पास में मानते हैं और मैजिक नंबर के हिसाब से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 145 चाहिए, जिसमें मात्र 13 विधायक इनको चाहिए। अजीत पवार के पास में 41 है, पवार इनके साथ बड़े आराम से आ सकते हैं। तो एक ये भी है कि शिंदे के सामने को, जैसे आपने कहा कि मजबूरी मान के चलिए, चारा नहीं था, लेकिन बीजेपी यह भी एक मैसेज देना चाहती थी कि मराठाओं के बीच में, कि मराठा जो नेता है उनका पूरा रेस्पेक्ट किया, अलायंस का जो है उन्होंने धर्म निभाया। तो राजू जी, एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि शिंदे को भी कंप्रोमाइज करना पड़ा, कुछ चारा नहीं था उनके पास में, और बीजेपी भी अपना एक मैसेज देना चाहती है कि वो अपना जो अलायंस का धर्म है वो पूरी तरह से निभाती है, क्योंकि आगे भी अलायंस करना है वो उसे। देखिए, निश्चित तौर पर वो एक शिंदे के सामने कोई चारा भी नहीं था, वो कहाँ जाते, 7 चुनाव लड़े थे, उनको साथ रहना था। अब संख्या बल जो अपनी राजनीति में, जो संसदीय राजनीति, अपना संसदीय लोकतंत्र, उसमें संख्या बल ही महत्वपूर्ण होता है। अब आप भाजपा के पास 132 विधायक थे, 5 उनको निर्दलियों का समर्थन था, 137 थे, बाकी सरकार बनाने में कहीं उनको वो दिक्कत नहीं थी। जो 145 का आंकड़ा था वो आराम से छू सकते थे। अजीत पवार तो कहीं जाने वाले ही थे नहीं थे, क्योंकि आप एक ये भी एक रिकॉर्ड है अजीत पवार का, वो 6ठी बार डिप्टी सीएम बने। आप ये देखिए कि अजीत पवार के पास कोई चारा नहीं था, उनके लिए तो डिप्टी सीएम ही बनना था उनको, तो वो तो पूरे अपने दलबल के साथ, जो उनके 41 सदस्य वो तो थे ही साथ में। तो एकनाथ शिंदे भी चीजों को जानते थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे, जैसे मैंने पूर्व में बताया, कि बहुत संघर्षी नेता रहे, तो वो राजनीति के हर गणित को जानते थे कि भाई मैं बाहर रह के क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, अलग थलग बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो सत्ता में वो साथ लड़े हैं, उनकी एक अपनी छवि भी बनी है। जो उनकी लाड़की बहना योजना है, उससे महाराष्ट्र में वो काफी प्रभावी योजना साबित हुई चुनावी लिहाज से। महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत बढ़ा, जो महायुति के पक्ष में, वो पीछे एक वो भी कारण रहा। और कुछ योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं शिंदे ने चलाई थी, उनका भी काफी प्रभाव पड़ा। तो ये सब चीजें हैं, तो शिंदे इस मौके को नहीं छोड़ सकते थे। वो तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ही रहते। लेकिन अब ठीक है, राजनीति में एक प्रयास होता है, हर नेता अपना प्रयास करता है। एक ही दल की सरकार होती है तब भी कुछ नेता ऐसे प्रयास करते हैं कि भाई हमें मंत्री बना लिया जाए। तो प्रयास के रूप में कहीं ना कहीं शिंदे ने या उनके समर्थकों ने जो भी दबाव बनाया होगा, वो एक मतलब लाजमी है, वो बना सकते हैं। लेकिन संख्या बल को भी वो जानते थे, दबाव बनाने वाला भी ये स्थिति को जानता है कि मेरी क्या स्थिति है, मैं किस परिस्थिति में दबाव बना सकता हूँ। यदि भाजपा की सीटें 100 के करीब होती, उनकी थोड़ी 10-5 ज्यादा होती, तो वो उनका दबाव काम कर जाता। लेकिन जो संख्या बल सामने आया, उसमें शिंदे भी इस चीज को जानते थे कि नहीं, अपने को कहीं ना कहीं इसमें कंप्रोमाइज करना है, मुख्यमंत्री नहीं बने। वो शुरुआत में ऐसी चर्चा भी आई कि वो नहीं बनना चाहते, लेकिन वो समझाया होगा या वरिष्ठ नेताओं ने या खुद और उनके दल के लोगों ने भी कि नहीं, आप बनिए, डिप्टी सीएम ही बनिए। तो एक
उस भूमिका में वो कहीं चूक नहीं करने वाले थे, तो वो आते साथ में। लेकिन जो एक सूचनाएं जो आ रही हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से ये तो ये माना जा सकता है राजू जी के अलायंस से लेकर के मनाना, देखिए पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि जब गठबंधन को तोड़ा पिछली बार महाआघाड़ी को, तो उस वक्त भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के लिए तैयार करना मेरे ख्याल में शायद भारत का एक पहला उदाहरण होगा कि कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद में डिप्टी सीएम बना हो, शायद जहां तक मैं मान रहा हूं, कभी ऐसा सुना नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा एक नया मध्य प्रदेश में हुआ है। बाबूलाल गौर भाजपा के सीएम रहे थे उस टाइम के लिए उन्हें लास्ट में रखा गया था, लेकिन ये तो पूरे 5 साल निकालने के बाद, हाँ फडणवीस ने तो पूरे 5 साल और बाकायदा एक मुख्यमंत्री की पूरी भूमिका, वो एक इस तरह का केस था कि उन्हें बनाया गया था आदिवासी कार्ड खेलने के हिसाब से और बाद में उन्हें मिनिस्टर बनाया गया कैबिनेट मंत्री के रूप में। चलिए प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि चारा नहीं था कुछ भी, तो बीजेपी इस समय पूरी तरह से धर्म भी निभाएगी, लेकिन यहाँ कहा जा सकता है कि किसी तरह के अंडर प्रेशर में नहीं रहेगी अब, क्योंकि सीटें उनके पास में है, अजीत पवार उनके पास में है, शिंदे की अब खुद की जरूरत है कि मुझे सरकार में रहना, जो रेस्पेक्ट मुझे दे रहे हैं उसे कायम रखना है। तो किसी भी तरह का लगातार आप अगर मान मनोहार करवाएंगे और अगर आपने ये इम्पोर्टेंस शो करेंगे तो बीजेपी के पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये कहा जा सकता है। देखो चुनाव परिणाम के बाद एकनाथ शिंदे ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरा मोदी जी और अमित शाह जी ने ऐसे समय में साथ दिया है और पूरे 5 साल मेरे साथ खड़े रहे, पूरी तरह से वो ढोक के, जब मैं बड़े संकट में घिरा हुआ था, तो मैं ऐसे लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो एक बड़ा बयान उनका ये एकनाथ शिंदे जी का निश्चित रूप से था। अब ये ठीक है कि अब चर्चाएं चलेंगी, हर किसी की होती है, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा उदाहरण ये पेश कर दिया था कि आप कद या पद नहीं, आप अच्छे लीडर हैं, काम करने योग्य लीडर हैं, तो आप कोई भी पद मिले उससे बैठ के आप काम करें। तो ये एक बड़ा उदाहरण उन्होंने महाराष्ट्र ने पेश भी किया है। जैसा वो शिंदे जी मान गए उस टाइम, वो मान गए थे डिप्टी सीएम के लिए। अब ये हो सकता है कि इनको जिम्मेदारी जो मिले वो एक अच्छी मिल जाए, जैसे होम मिनिस्ट्री की चर्चाएं चल रही थी, या और इस बात का देखो थोड़ा हकदार तो वो है ही, इसमें कोई मतलब वो भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में एकनाथ शिंदे का भी बड़ा योगदान रहा है, अजीत पवार इनका भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जिस तरह से अपने वोटों को डाइवर्ट कराया शिवसेना का, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अकेले भारतीय जनता पार्टी तो शायद इतनी सीटें नहीं ला पाती खुद भी, जो उनको इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मराठा बेल्ट के अंदर एक बड़ा प्रभाव रहा है और एक मैसेज जो गया उसका बड़ा बेनिफिट मिला है। चलिए श्याम सुंदर शर्मा साहब दिख गए हैं मुझे, और मैं एक चलते चलते उनसे जरूर टिप्पणी ले लेता हूँ। सर क्या कहना है आपका, ये महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर साफ हो चुकी है, कहा जा सकता है अब किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है शिंदे के शपथ लेने के बाद? देखिएगा ये बात सही कि जिस प्रकार से फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे तो आज शिंदे डिप्टी सीएम बने, तो इतिहास का नया पन्ना जुड़ गया है कि जो मुख्यमंत्री बनता है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर सकता है। और ये भी देखिएगा कि सरकार एक दल की नहीं है, संयुक्त सरकार है, महाअघाड़ी की सरकार। ऐसी स्थिति में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनौतियां उनके सामने खड़ी रहेंगी। अभी देखिए 2 डिप्टी सीएम बने, उसके बाद मंत्रिमंडल में जिस तरह से रेशियो फॉर्मूला तय किया उन्होंने, वो तय के अनुसार बांटेंगे। विभागों को लेकर के थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले भी विवाद रहा है, तो अब आने वाले समय में कुछ विवाद होकर के सुलझ जाएगा। अगर एक्चुअल में सबसे बड़ी बात तो थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना एक अलग से चीज रहती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी की स्थिति स्ट्रांग हुई है पहले से। चाहे भले शिंदे ने किस प्रकार से नाराजगी प्रकट की, सब कुछ किया, लेकिन उनको लगा कि भाई जब अगर फडणवीस मेरे यहाँ डिप्टी सीएम रह सकते हैं तो फिर मैं भी रह सकता हूँ। तो उस नाते से उन्होंने इस चीज को स्वीकार करते हुए, मैं कहता हूँ जिस प्रकार का माहौल देख रहा था कि आपके इसमें भाजपा के मुख्यमंत्री तो आना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना या
बिहार के मुख्यमंत्री का आना, उससे लगता है कि आने वाले समय में हम किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं और किस प्रकार से चलना चाहते हैं। जी हम श्याम जी देखिए, वो एक- तो एक चेहरा पेश करना था कि भाजपा का अकेले का मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक अलायंस का मुख्यमंत्री है। जो दूसरे राज्यों में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ अलायंस में, वो ये मान करके चले कि बीजेपी पूरी तरह से धर्म निभाती है। और शायद एक बड़ी वजह होगी कि सभी लोगों को इसी वजह से मुंबई में बुलाया गया और सबको इस दृश्य का, इस शपथ ग्रहण समारोह का एक साक्षी बनाया है। तो मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए कि महाराष्ट्र की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। पहले था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, और उसके बाद में डिप्टी सीएम पे क्या शिंदे राजी होंगे, लेकिन वह भी हो चुका है। और अब किसी तरह का मुझे नहीं लगता वहां की स्थितियां हैं, क्योंकि बीजेपी वहां मजबूत स्थिति में है। और उसने यह भी मैसेज दे दिया कि मजबूत होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से धर्म निभाते हैं। बस एक पेच लग रहा था कि क्या फडणवीस के साथ में डिप्टी सीएम का काम कर पाएंगे शिंदे, लेकिन वो भी अब तस्वीर साफ हो गई। तो किसी तरह का मुझे नहीं लगता कोई संशय की स्थिति अब आगे बन सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।